तो आज हमारे सामने शिक्षण यानी टीचिंग पर कुछ अकादमिक नोट्स हैं। पहली नजर में तो टीचिंग शब्द बड़ा सीधा साधा लगता है। हाँ, कि एक इंसान दूसरे को कुछ सिखा रहा है। बस बात खत्म। लेकिन इन नोट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। असल में एक सवाल है जो बार बार दिमाग में आता है कि ये शिक्षण आखिर है क्या, एक कला या एक विज्ञान? और यही सवाल मतलब आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है, क्योंकि ये स्रोत भी यही कहते हैं कि शिक्षण सिर्फ जानकारी देना नहीं है। अच्छा। ये एक सोशल, साइकोलॉजिकल और यहाँ तक कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसके अपने नियम भी हैं और अपनी एक कलाकारी भी। तो आज का हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है। मतलब इन नोट्स के जरिए ये समझना कि एक अच्छी टीचिंग के पीछे का साइंस क्या है और उसकी आर्ट कहाँ छिपी है। बिल्कुल। चलिए फिर इसी सवाल से शुरू करते हैं। इन नोट्स में एक विचारक है N.L. पेज। उनकी एक लाइन है जो कहती है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। हाँ। कला क्योंकि ये अनुभव पर आधारित है और विज्ञान क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका असली मतलब समझने के लिए हमें शिक्षण के ब्लूप्रिंट को देखना होगा। एक थ्योरी है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया? हाँ, जिसे रायबर्न ने दिया था। वो कहते हैं कि शिक्षण के 3 मजबूत स्तंभ हैं। शिक्षक मतलब टीचर, ठीक है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, और पाठ्यचर्या करिकुलम। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पर एक सवाल है, क्या ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया आज भी उतनी ही सच है? आज तो विद्यार्थी सीधे इंटरनेट और AI से भी सीख सकता है। तो क्या पाठ्यक्रम या करिकुलम की भूमिका थोड़ी कम नहीं हो गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इस मॉडल को ऐसे देखिए कि ये 3 स्तंभ नहीं, बल्कि एक चेन की 3 कड़ियां हैं। अच्छा। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट जाएगी। सोचिए, एक बेहतरीन टीचर और एक बहुत उत्सुक विद्यार्थी भी तब तक बेअसर है जब तक कि उनका करिकुलम आज के दौर के हिसाब से रेलेवेंट ना हो, दिलचस्प ना हो। सही बात है। तो इंटरनेट और AI ने करिकुलम की जगह नहीं ली है, बल्कि वो खुद करिकुलम का एक नया, ज्यादा डायनामिक रूप बन गए हैं। अच्छा, तो ये एक बैलेंस सिस्टम है। और इन नोट्स में एक और मॉडल का जिक्र है जो इसे और ज्यादा सिस्टमैटिक बनाता है। 6E+S। हाँ, ये तो किसी केमिकल फॉर्मूले जैसा लगता है। लगता तो है, पर ये असल में जिज्ञासा जगाने का फॉर्मूला है। ये शिक्षण को एक यात्रा की तरह देखता है। यात्रा कैसे? इसमें 6 E हैं। इंगेज मतलब विषय से जोड़ो, फिर एक्सप्लोर यानी खोजने का मौका दो, एक्सप्लेन सिद्धांत समझाओ, ठीक है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन। फिर इलैबोरेट ज्ञान को और गहरा करो, इवैल्यूएट परखो कि कितना सीखा, और आखिर में एक्सटेंड उस ज्ञान को कहीं और लागू करो। तो ये तो टीचर को एक लेक्चरर की भूमिका से हटाकर एक गाइड बना देता है। बिल्कुल, जो बस रास्ता दिखाता है। चलना छात्र को खुद है। और इसमें S क्या है? S है स्टैंडर्ड यानी मानक। ये पक्का करना कि जो भी सिखाया जा रहा है वो एक तयशुदा गुणवत्ता का हो। तो ये मॉडल शिक्षण का वो विज्ञान वाला पहलू है, एक तय प्रक्रिया। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि शिक्षण कितना मल्टी डायमेंशनल है, पर क्या हर टीचर एक ही तरह से सिखाता है या इसके भी अलग अलग अंदाज होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसे देखने के कई नजरिए हैं। शासन व्यवस्था के आधार पर निरंकुश, लोकतांत्रिक जैसे प्रकार हैं। लेकिन जो वर्गीकरण सीखने वालों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है अधिगम स्तर के आधार पर। अधिगम स्तर यानी लर्निंग लेवल? हाँ, ये 3 स्तर हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। पहला स्तर है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। सीधी भाषा में कहूं तो रटना। एकदम। नोट्स कहते हैं कि यहाँ विद्यार्थी विषय वस्तु को बिना सोचे समझे बस याद कर लेता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या रटना हमेशा ही बुरा होता है? पहाड़े या कविताएं, ये सब तो हम रट कर ही सीखते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। रटना बुरा नहीं है, अधूरा है। अधूरा है? हाँ, ये सीखने की पहली सीढ़ी है, एक नींव की तरह है। पहाड़े रटे बिना आप गणित की बड़ी समस्याएं हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर सीखना सिर्फ रटने पर ही रुक जाए तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और शायद इसीलिए दूसरा स्तर आता है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना शुरू होता है। नोट्स के मुताबिक इस स्तर पर विद्यार्थी उदाहरणों और गैर उदाहरणों में फर्क करना सीख जाता है। इसे ऐसे समझिए, स्मृति स्तर पर आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती का मतलब रुकना है।
ये एक तथ्य है जो आपने रट लिया। ठीक है। लेकिन अवबोध स्तर पर आप ये समझते हैं कि क्यों रुकना है, क्योंकि आप उसके पीछे के नियम और सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और फिर आता है शिखर, तीसरा स्तर, विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ, यहाँ पर आलोचनात्मक सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता पैदा होती है। हाँ, ये दिमागी जिम्नास्टिक का स्तर है। यहाँ आप सिर्फ नियमों को समझते नहीं बल्कि उन पर सवाल उठाते हैं। अच्छा। आप पूछते हैं, क्या ट्रैफिक लाइट का सिस्टम और बेहतर हो सकता है? या अगर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाए तो स्थिति को कैसे संभालेंगे? ये ज्ञान का उच्चतम उपयोग है। और सीखने के इन्हीं उद्देश्यों को B.S. ब्लूम ने भी अपनी मशहूर टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बांटा है। हाँ, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। और ये सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगली बार जब हमारे श्रोता कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें तो वो सोच सकते हैं कि वो सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। ज्ञानात्मक, उस खबर से उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। भावात्मक, या क्या वो उस जानकारी के आधार पर कोई कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। मनोगत्यात्मक। सही बात है। ये स्तर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होते हैं। एकदम। तो एक टीचर का असली काम छात्र को रटने के स्तर से उठाकर सोचने के स्तर तक ले जाना है। इसके लिए जरूर कुछ प्रैक्टिकल टूल्स होंगे। हाँ है। इन नोट्स में शिक्षण सूत्रों यानी टीचिंग फॉर्मूलाज का जिक्र है, जो काफी दिलचस्प लग रहे हैं। ये सूत्र असल में शिक्षकों के लिए गोल्डन रूल्स की तरह है। ये मतलब सदियों के अनुभव से निकले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताते हैं कि जानकारी को किस क्रम में पेश किया जाए ताकि दिमाग उसे आसानी से पकड़ सके। जैसे एक सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। हाँ, मुझे याद है स्कूल में जब सीधे ग्रहों के नाम रटाए जाते थे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन जब एक टीचर ने पहले पूरे सौर मंडल की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई, मतलब पूर्ण, और फिर एक एक ग्रह यानी अंश के बारे में बताया, तो सब कुछ दिमाग में बैठ गया। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक और बहुत मजबूत सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। अच्छा। कोई भी नई जानकारी वो हवा में नहीं सिखाई जा सकती। उसे किसी पुरानी जानी पहचानी चीज से जोड़ना पड़ता है। ये एक पुल बनाने जैसा है जिससे छात्र आसानी से दूसरी तरफ पहुंच सकें। और एक है मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि पहले वो चीजें दिखाओ जिन्हें छुआ या देखा जा सकता है। सही। और फिर उनके आधार पर मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाओ। हाँ, जैसे न्याय या आजादी जैसे अमूर्त विचारों को समझाने से पहले बच्चों को कहानियों या असल घटनाओं के ठोस उदाहरण देने पड़ते हैं। आप सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला नहीं पढ़ा सकते। पहले आपको एक पेन गिरा के दिखाना होगा कि देखो चीजें नीचे गिरती हैं, ये मूर्त है। तो ये पूरा प्रोसेस काफी सोचा समझा लगता है। ये सिर्फ क्लास में जाकर बोलना शुरू कर देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन नोट्स में शिक्षण की 3 अवस्थाओं का भी जिक्र है, क्लास के पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद। सही। इसे हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, द शो और द रिव्यू। अच्छा। पहली अवस्था है पूर्व तत्परता, रिएक्टिव फेज, यानी ब्लूप्रिंट। ये पर्दे के पीछे का काम है। टीचर क्लास में जाने से पहले पूरी योजना बनाता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से उदाहरण देने हैं, बच्चों को कैसे टेस्ट करना है, ये सब कुछ। फिर आती है दूसरी अवस्था, अंतः प्रक्रिया, इंटरैक्टिव फेज, यानी द शो। ये असली क्लासरूम एक्शन है। यहाँ टीचर और छात्रों के बीच संवाद होता है, सवाल जवाब होते हैं। और तीसरी वो है तत्परता के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज, यानी द रिव्यू या पैकअप। क्लास खत्म होने के बाद ये देखना कि जो पढ़ाया वो बच्चों के पल्ले पड़ा भी या नहीं। इसमें टेस्ट, असाइनमेंट और फीडबैक शामिल है। मतलब एक सफल क्लास इन तीनों चरणों का एक पूरा चक्र है। और इसी सीखने की यात्रा को रॉबर्ट गेने नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी किताब द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में 8 सीढ़ियों वाले एक पिरामिड में दिखाया है। हाँ, और ये पिरामिड बहुत कमाल का है क्योंकि ये दिखाता है कि सीखना कैसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है। 8 स्तर हैं इसमें। हाँ, पर इन 8 स्तरों को एक एक करके रटने के बजाय हम इन्हें 3 ग्रुप में देख सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप है बुनियादी आदतें बनाना। इसमें पहले 4 स्तर आते हैं, जैसे किसी संकेत पर प्रतिक्रिया देना, सही काम पर इनाम मिलने से सीखना, या चीजों को एक क्रम में करना। कोई उदाहरण? ये ठीक वैसा ही है जैसे सुबह उठकर चाय बनाना। आप सोचते नहीं हैं, बस एक के बाद एक काम
पानी डालना, गैस जलाना, पत्ती डालना, ये सब अपने आप होते चले जाते हैं। ये एक सीखी हुई चेन है। कविता रटना भी इसी में आता है। अच्छा, तो ये ऑटो पायलट मोड पर सीखना है। फिर दूसरा ग्रुप है दुनिया को समझना। इसमें 5वां और 6ठा स्तर आता है। यहाँ हम मिलती जुलती चीजों में फर्क करना सीखते हैं, जैसे अलग अलग जानवरों या गाड़ियों में। और फिर हम कॉन्सेप्ट बनाना सीखते हैं। जैसे कुर्सी एक कॉन्सेप्ट है। दुनिया में लाखों तरह की कुर्सियां हैं, पर हम सबको कुर्सी के तौर पे पहचान लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में उसका एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। और आखिरी ग्रुप जो सबसे ऊपर होगा? आखिरी ग्रुप है दिमागी जिम्नास्टिक। इसमें 7वां और 8वां स्तर है। यहाँ हम नियमों को सीखते हैं, जैसे विज्ञान के नियम, और फिर उन नियमों का इस्तेमाल करके नई और अनजान समस्याओं को सुलझाते हैं। ये समस्या समाधान का स्तर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। गेने के अनुसार ये सीखने का शिखर है, जहां आप सिर्फ ज्ञान को दोहरा नहीं रहे बल्कि नया ज्ञान बना रहे हैं। तो एक अच्छे शिक्षण का उद्देश्य छात्र को इन सीढ़ियों पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना है। बिल्कुल। ये सब कुछ अगर एक सिस्टम पर टिक जाता है और अंत में ये नोट्स शिक्षण के 3 चर या वेरिएबल्स की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम के मुख्य किरदार हैं। हाँ, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक रेस्टोरेंट की मिसाल लेना है। रेस्टोरेंट? हाँ। इस सिस्टम में 3 खिलाड़ी हैं। पहला है शिक्षक, जो एक स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो उस शेफ की तरह है जो तय करता है कि क्या पकाना है, कैसे पकाना है और उसे कैसे परोसना है। पूरी प्रक्रिया पर उसका नियंत्रण है। तो फिर विद्यार्थी हुआ परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल। विद्यार्थी उस ग्राहक की तरह है जिसके लिए डिश बन रही है। डिश कैसी बनी है उसका असर सीधे ग्राहक पर होता है। वैसे ही शिक्षण कैसा हुआ है उसका असर विद्यार्थी के व्यवहार और ज्ञान में दिखता है, इसलिए वो आश्रित है। और तीसरा पाठ्यक्रम, जिसे हस्तक्षेप चर कहा गया है, इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये शब्द थोड़ा अजीब है। हस्तक्षेप का मतलब यहाँ बाधा नहीं बल्कि दोनों को जोड़ने वाला है। अच्छा? यह उस रेसिपी और सामग्री की तरह है जो शेफ यानी शिक्षक और ग्राहक यानी विद्यार्थी को जोड़ती है। बिना अच्छी रेसिपी और ताज़ी सामग्री के दुनिया का सबसे अच्छा शेफ भी अच्छी डिश नहीं बना सकता। पाठ्यक्रम वही रेसिपी है। वाह, ये एनालॉजी तो शानदार है। शेफ, ग्राहक और रेसिपी, मतलब शिक्षण की सफलता इन तीनों के तालमेल पर निर्भर करती है। हाँ। और अगर सीखना नहीं हुआ तो शिक्षण सफल नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। शिक्षण एक प्रक्रिया है और अधिगम यानी लर्निंग उसका नतीजा। अगर नतीजा शून्य है तो प्रक्रिया बेकार है। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का सार यही है कि शिक्षण सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक जटिल, उद्देश्यपूर्ण और गतिशील प्रक्रिया है। ये एक विज्ञान है क्योंकि इसके सिद्धांत, मॉडल और चरण हैं। लेकिन ये एक कला भी है क्योंकि हर शेफ एक ही रेसिपी को अपने अंदाज में बनाता है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लूप्रिंट से शुरू होता है, संवाद से आगे बढ़ता है और मूल्यांकन पर जाकर ये पक्का करता है कि सीखने वाले के व्यवहार में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव आए। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने रॉबर्ट गेने के सीखने के पिरामिड में समस्या समाधान को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणालियां वाकई हमें इस शिखर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती हैं, या वे हमें अक्सर नीचे की सीढ़ियों यानी रटने और समझने तक ही सीमित कर देती हैं।